आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हुई है। वैसे तो कहा जाता है बैंकिंग दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम डिपॉजिटर्स फ्रॉम पब्लिक एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। ये बैंकिंग हमारे देश में वेदों के टाइम पर एंशिएंट टाइम से चल रही है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। उसके अंदर कलेक्शन एजेंट्स जो हैं उनका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए टुवर्ड्स डिफॉल्टर्स या बोरोअर्स, वो भी मेंशन्ड है। तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि बैंकिंग पहले नहीं होती थी, बैंकिंग शुरू से रही है। मैं महाजन हूँ, मेरे एंसेस्टर्स शायद पुराने जमाने के बैंकर्स ही थे कि वो लेंडिंग करते थे लोगों को। बट अगर हम मॉडर्न बैंकिंग की बात करें तो कहा जाता है पहला बैंक इंडिया में जो सेटअप हुआ था वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में सेटअप हुआ था। इसके अलावा 1790 में हिंदुस्तान बैंक को भी कहा जाता है कि ये दोनों में से एक पहला बैंक था जो इंडिया में सेटअप हुआ था। ये बाद में फ्लॉप हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, लिक्विडेट करना पड़ा था। लेकिन तीन बैंक्स जो मेजर बैंक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप किए थे उनको प्रेसिडेंसी बैंक्स बोला जाता है। वो बैंक थे, पहला था 1806 में सेटअप हुआ था विच वाज बैंक ऑफ कैलकाटा, जिसका नाम चेंज होकर बैंक ऑफ बंगाल हो गया था 1809 में। इसके अलावा बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीन थे प्रेसिडेंसी बैंक। ये बैंक्स इंटरेस्टिंगली किसी टाइम पे इंडिया में नोट छापने का भी काम करते होते थे। उसके बाद 1921 में ये तीनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही है जो 1955 में उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया और सरकार ने उसको नेशनलाइज कर दिया बाय टेकिंग ओवर, सेटिंग अप एसबीआई एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। इसके अलावा प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो दो और इम्पोर्टेंट पड़ाव थे, इम्पोर्टेंट टाइम था हमारा, विच वॉज बिटवीन 1906 एंड 1913, जब बहुत से हमारे स्वदेशी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक वगैरह सेटअप हुए थे। उसके अलावा एक और माइलस्टोन जो बिफोर इंडिपेंडेंस था वो था 1934 में, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था। उससे पहले जैसे मैंने बताया नोट जो है इंपीरियल बैंक छापता था। आरबीआई हमारा अंग्रेजों ने सेटअप करके दिया हुआ है। उसके बाद हम आजाद हुए। आजादी के बाद रियलाइज किया जो बैंकिंग था इंडिया में बहुत स्कैटर्ड था, बहुत से बैंक्स फेल होते थे, बहुत ऐसा मतलब अनइवन सा ऑर्गेनाइजेशन था बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में उस टाइम पे। सो पहला रेवोल्यूशन आया था 1949 में, जिसमें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, मतलब सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया। उससे पहले याद रखिएगा आरबीआई वाज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें मेजर होल्डिंग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की थी। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इंपीरियल बैंक बाद में एसबीआई बना और एसबीआई की आरबीआई के अंदर होल्डिंग 2008 तक चलती रही है। 2008 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसबीआई को बाय आउट कर लिया, मतलब एसबीआई का स्टेक खुद टेक ओवर कर लिया और अब आज की डेट में 100% मालिक आरबीआई की सरकार है। वापस आते हैं तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया एंड आरबीआई जो है हमारा नेशनलाइज हुआ। 1955 में एसबीआई एक्ट आया। थर्ड इंपॉर्टेंट ईयर आप कह सकते हो वाज 1961, जिसमें पहली बार डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कंसेप्ट है, स्कीम है, वो लाई गई। मतलब अगर बैंक फेल भी हो जाता है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट डिपॉजिटर का इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस उसमें प्रोवाइडेड है, तो उसमें बंदे को अपना डिपॉजिट का पैसा एक मिनिमम अमाउंट वापस मिल जाएगा। ये 1961 में लाया गया था। उसके बावजूद भी बैंक्स बैंकरप्ट होते थे, लोगों का पैसा डूबता था, लोग परेशान होते थे। प्लस कहा जाता था जो बैंक्स हैं वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, उन्हीं लोगों को लोन देते हैं और हमारी देश की तरक्की में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से 1969 में फर्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन जिसे कहा जाता है वो आया और रातों रात एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया जिसमें लोगों को पता चला
कि पिछली रात को ऑर्डिनेंस पास हुआ है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास किया है, और 14 टॉप बैंक्स, इंडिया के 14 सबसे बड़े बैंक्स को सरकार ने टेक ओवर कर लिया है। मतलब सरकार ने उसको मालिक बन गई उन 14 बैंक्स की, जिनका पंजाब नेशनल बैंक, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के सारे बड़े-बड़े बैंक्स थे, इलाहाबाद बैंक, ये सब बैंक्स हमारे वो 14 बैंक्स थे। उसके बाद कोशिश थी कि भई बैंकिंग सुधर जाएगी, क्योंकि अब सरकार चला रही है, तो जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, उनको लोन मिलेगा, वो लोग ग्रो करेंगे। लेकिन पूरी तरह से शायद सैटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए 1980 में अनदर सेट ऑफ 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। उसके बावजूद भी जितना पेनिट्रेशन सब एक्सपेक्टेड था, उतना हो नहीं रहा था। तो 1992 में जब हमारा लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी लाए गए। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया, आरबीआई को थोड़ी सी और पावर्स दी गई और आरबीआई को बोला गया कि आप फ्रेश लाइसेंसेस इशू करो। आरबीआई ने सबसे पहले 7 बैंक्स, जिसमें यूटीआई बैंक, जिसको अब एक्सिस बैंक बोलते हैं, एचडीएफसी बैंक, हमारा आईसीआईसीआई बैंक, हमारा डीसीबी बैंक, ये बैंक्स जो हैं ये सेटअप हुए थे। उसके बाद 2005 में 2 और बैंक्स को लाइसेंस मिला, विच इज कोटक महिंद्रा बैंक एंड हमारा ये येस बैंक। उसके बाद 2 और बैंकिंग लाइसेंस मिले हुए, विच इज बंधन बैंक एंड आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब उसको बोला जाता है। ये हमारे बैंक्स हो गए जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया था। तो हमारा जो फेज था, फर्स्ट वाज प्री इंडिपेंडेंस, then you had can say the first nationalization, which was RBI and State Bank of India. First wave of nationalization 1969 में आया, second wave of nationalization 1980 में आया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनको बोला जाता है, उनके लाइसेंसेस इशू हुए 1990s के अंदर। ये सब एफर्ट्स के बावजूद भी जो बैंकिंग था इंडिया में, वो प्रिविलेज्ड एक्टिविटी था। एक बहुत फेमस रिपोर्ट आई थी मिस्टर नचिकेत मोर की ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके अलावा और भी जो है रिपोर्ट्स आई थी विच वर देयर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि बैंकिंग हिंदुस्तान में कोने कोने पे, घर घर पे नहीं पहुंच रही है। उसके लिए आरबीआई ने थोड़े से और स्टेप्स लिए। आरबीआई ने पहले स्टार्ट किया अलग तरह के लाइसेंसेस देने का, एक फुल फ्लेज बैंक के अलावा भी लाइसेंस देने का। तो वो लाइसेंसेस दिए गए हमारे आप कह लीजिए स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक्स इसके अंदर सेटअप हुए। इसके अलावा अगर हम करंट सिनारियो की बात करें बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो एक मेजर चेंज 2020 में हुआ है, वो है अमालगमेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो प्रोसेस 2008-9 में हो गया था। बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंदौर अमेलगमेट हो गए थे एसबीआई के साथ। और उसके बाद जो 5 रिमेनिंग बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, ये मिक्स हुए थे, अमेलगमेट हुए थे 2016 में। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2019 में देना बैंक और विजया बैंक सेटअप हुआ था, अमेलगमेट हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुए थे। कैनरा बैंक के साथ हमारा सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारा आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मिक्स हुआ, मर्ज हुआ। एंड इंडियन बैंक के साथ हमारा मर्ज हुआ इलाहाबाद बैंक। तो अगर मैं आज के टाइम की बात करूं, तो आज के डेट में इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, 46 फॉरेन बैंक्स हैं, 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। और इसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे ही हैं एज ऑन सितंबर 2021। टोटल नंबर ऑफ एटीएम्स जो इंडिया में है वो है 2,13,145। ये सब तो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आज को देखकर हम फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री अगर हम विदेशों से सीखें, तो वो काफी हद तक डिफाइन करेंगी बाय सक्सेस ऑफ फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज। देखिए बैंकिंग दिन ब दिन पेपरलेस होती जा रही है,
बैंकिंग दिन ब दिन 24 घंटे 7 डेज अ वीक होती जा रही है। उसकी वजह से जो बैंक्स का एक कोर काम है वो है डिपॉजिट मोबिलाइज करना, डिपॉजिट्स को इकट्ठा करना पब्लिक से। वो बैंक्स करते ही रहेंगे क्योंकि वो काम बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होना ज़रूरी है। लेकिन छोटी-छोटी सर्विसेज़ हैं, जो रिटेल लोन्स हैं, जहाँ पे खर्चा डिसबर्समेंट का बैंक्स के लिए ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है कम है, वो धीरे-धीरे करके हो सकता है टेक्नोलॉजी कंपनीज़ में मूव कर जाएँ। प्रीपेड कार्ड्स, यूपीआई ये सब चीज़ें बहुत रिवोल्यूशनराइज़ करने वाली हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को। जनधन अकाउंट हम सब जानते ही हैं, जिसने बैंकिंग को कोने-कोने पे पहुँचाया है हिंदुस्तान के अंदर। Watch this space for more as we will track down the evolution and growth of banking sector in India. Thank you so much for joining, friends. Please do contact me and also request you to ensure that you are subscribed to my channel. Thank you so much for